हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे बाह्य प्रक्रिया भाग 2, जिसमें कि हम अपक्षरण के कौन से प्रमुख कारक होते हैं और उनके वहन और निक्षेपण कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें हम प्रमुखतः नदी के कार्य और उसके भूरूप के बारे में अध्ययन करेंगे, हिमानी के कार्य और भूरूप, पवन के कार्य और भूरूप, समुद्री लहरों के कार्य और उसके भूरूप, और इसी प्रकार से भूजल के कार्य और उसके भूरूप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि नदी के कार्य और भूरूप क्या है और किस तरह से नदी में खनन, वहन और निक्षेपण कार्य होता है। तो आइए देखते हैं बाह्य प्रक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बाह्य प्रक्रिया है क्या। तो खनन अर्थात अपक्षरण कार्य के कारण मुख्यतः भूपटल का क्षरण होता है। जब हमारे भूपटल अर्थात भूमि के पृष्ठ भाग का, भूमि के ऊपरी भाग का जब क्षरण होता है, इसका अध्ययन पिछले पार्ट में हमने किया है। तो क्षरण के प्रमुखतः कारण कौन कौन से होते हैं, किस तरह से क्षरण होता है, जैसे हमने भौतिक, रासायनिक, इस तरह से क्षरण हमने पढ़ा है। तो इसमें हम देखेंगे खनन कार्य से बनी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ अर्थात उपजाऊ, जिस मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है, जो अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो खनन कार्य से अर्थात जब अपक्षरण होता है तो उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो जलोढ़ मिट्टी कारकों द्वारा बहाकर ली जाती है। हम देखेंगे कि किस कार्य के कारण ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहाकर लाई जाती है। कारक की गति मंद होने पर उसका निक्षेपण होता है। निक्षेपण अर्थात एक स्थान पर एकत्रित करना। जैसे नदी जो है वह अपने साथ जो भी बालू, रेत, मिट्टी, कंकड़ पत्थर के टुकड़े वो सब बहाकर लाती है, उसे एक जगह पर निक्षेपित कर देती है, एक जगह पर जमा कर देती है। तो जैसे जैसे नदी की गति मंद होती जाती है, वैसे वैसे वह बालू, रेत, मिट्टी एक एक जगह पर छोड़ती जाती है। तो इस पद्धति से बहता पानी मतलब नदी, हिमानी, पवन, सागर की लहरें और भूजल, ये कारक अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य कौन करता है। तो ध्यान में रखना है, अपक्षरण या खनन की पद्धति या जो भी है, या वहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की पद्धति, उसे कहते हैं वहन। निक्षेपण अर्थात एक स्थान पर बालू, रेत, मिट्टी को जमा करना, उसे कहते हैं निक्षेपण। तो ये जो अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य है, इसके प्रमुख कारक यही है कि यह या तो नदियों के द्वारा बहाकर लिए जाते, या तो हिमानी के द्वारा, या पवन के द्वारा, सागर की लहरों के द्वारा, और या तो भूजल के द्वारा। तो इन पद्धतियों के द्वारा जो है इसका अपक्षरण, वहन और निक्षेपण होता है, जिसके बारे में हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इन कारकों के कारण भूपटल में निरंतर परिवर्तन होता है और नए नए भूरूप तैयार होते हैं। अर्थात हमें पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भूरूप दिखाई देते हैं। उसके पीछे यहाँ पर नदियों के, हिमानियों के, पवनों के, सागर की लहरों के और भूजल के, इनके अपक्षरण, वहन और निक्षेपण के कार्य के कारण ही होता है। और इस प्रकरण में हम ऐसे ही कुछ अलग अलग भूरूप जो कि हमें पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, भूरूप अर्थात भूमि का रूप जो कि हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि नदी का कार्य और भूस्वरूप, कि नदी का कार्य किस तरह से होता है और उसके द्वारा किस किस प्रकार के भूस्वरूप की रचना होती है। अब यहाँ पर जैसे कि कुछ भूस्वरूप के अध्ययन हम करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया है विविध प्रकार के भूस्वरूप यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यह जो है आप देख रहे हो, दो घाटियों के बीच
अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको दो घाटियों के, दो पहाड़ों के बीच में ये नदी का पानी जा रहा है, जिसे कहा जाता है गंभीर खड्ड। अब ये गंभीर खड्ड जो है ये नदी के अपक्षरण के कार्य के कारण हुआ है। तो ये चित्र देखकर आपको बताना है कि कौन सा अपक्षरण का कारण है और किस तरह से नदी के वहन और निक्षेपण के कारण निर्मित होती है। यहाँ पे जैसे नदी का सर्पाकार, ये आप मोड़ देख रहे हो, नदी का सर्पाकार मोड़ हो गया है। तो ये जो सर्पाकार मोड़ है यह जो है नदी के वहन और निक्षेपण के कारण हुआ है, अर्थात नदियों की जो बहने की दिशा है और नदियाँ अपने साथ जो पानी, बालू, रेत, मिट्टी जमा करके लेके जाती है, उनके कारण इस प्रकार की भू आकृति देखने के लिए मिलती है। इसी क्रम में हम अगला देखेंगे, जैसे यहाँ पर है कि पंखाकृति, आप देख रहे हो यहाँ पे पंखे की आकृति हो गई है। तो यह पंखाकृति आकृति, यह इसकी भी निर्मित जो है यह नदी के वहन और निक्षेपण के कारण ही हुआ है। इसके बाद जैसे आप इस तरह के देख रहे हो चित्र, जो कि बाढ़ तट और बाढ़ के मैदान के बारे में दिखा रहा है। तो इस तरह की भू आकृति अर्थात भूमि पर जो आकृति आपको दिखाई देती है यह भी नदी के वहन और निक्षेपण के कारण ही होता है। अब यहाँ पर है अगला चित्र, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये घाटी का निर्माण हुआ है, वी घाटी, यहाँ पे वी घाटी हो गया है। आप देखोगे ये वी का निर्माण कर रहा है। अब ये क्यों निर्माण कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे अपक्षरण हो गया था, खनन हो गया, ये बीच का जो पहाड़ था उसका अपक्षरण हो गया। तो ये वी आकार की घाटी जो है ये नदी के अपक्षरण के कारण इसकी निर्मित होती है। और इसी तरह से हम देखेंगे डेल्टा प्रदेश। अब डेल्टा प्रदेश जो है ये इसकी भी निर्मित नदी के वहन और निक्षेपण के कारण ही होता है। डेल्टा प्रदेश अर्थात जो है नदी के पास का भाग जो है थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, उसे हम कहते हैं डेल्टा प्रदेश। तो अब जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर नदी का निक्षेपण कार्य कौन सा है, नदी का अपक्षरण कार्य कौन सा है, और उसके साथ ही साथ देखेंगे कि नदी के वहन और निक्षेपण क्या है। तो सर्वप्रथम जैसे कि प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के कारण प्रभाव के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है और स्वयं अपना मार्ग बनाता है। जैसे पानी अगर आप देखोगे जमीन पर आप डालते हो तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी में चुंबकीय बल है, गुरुत्वीय बल अर्थात चुंबकीय बल, कि हमारे पृथ्वी में चुंबकीय बल है। तो उसके कारण पानी जो है वह अपने बहाव की दिशा ढूंढ लेती है और वह जो है हमेशा पानी का बहाव ढलान की दिशा में होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी किस बल के प्रभाव के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है? तो किसके कारण बहता है? यहाँ पर गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि हमारे पृथ्वी में गुरुत्वीय बल पाया जाता है। इसे जल प्रवाह कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जल प्रवाह किसे कहते हैं? तो जल प्रवाह अर्थात पानी के प्रवाह की दिशा, जल के प्रवाह की दिशा, पानी के बहने की दिशा, उसी को कहा जाता है जल प्रवाह। तो प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है और स्वयं अपना मार्ग बनाता है, इसी को जल प्रवाह कहते हैं। और ऐसे अनेक जल प्रवाह एकत्रित आने पर नदी की निर्मित होती है। जब ऐसे कई सारे जगहों से पानी जो है वह एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है तो हम कहते हैं यहाँ पे नदी की निर्मित होती है। तो नदी की निर्मित किस प्रकार से होती है? अनेक, उत्तर के स्वरूप हमें क्या मिलेगा कि अनेक जल प्रवाह एकत्रित आने पर नदी की निर्मित करते हैं। अब यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए भी एक प्रश्न बनता है, जैसे अनेक जल प्रवाह एकत्रित आने पर खाली स्थान की निर्मित करते हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि नदी की निर्मित करते हैं। भूप्रदेश की ढलान, चट्टान का प्रकार, नदी से बहने वाले पानी की मात्रा और गति, अर्थात कितना पानी बह रहा है, पानी की मात्रा अर्थात
कितना पानी बह रहा है और उसकी गति क्या है, प्रवाह की लंबाई, नदी की जलोढ़ मिट्टी की मात्रा अर्थात नदी में पानी को संचित करने की कितनी मात्रा है, आदि घटकों पर नदी का खनन, वहन और निक्षेपण कार्य निर्भर होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नदी का खनन, वहन और निक्षेपण कार्य किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमें उत्तर स्वरूप मिलता है कि भूप्रदेश की ढलान, चट्टान का प्रकार, नदी से बहने वाले पानी की मात्रा और गति, प्रवाह की लंबाई, नदी की जलोढ़ मिट्टी की मात्रा आदि घटकों पर यहाँ पर नदी का खनन, वहन और निक्षेपण कार्य निर्भर होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नदी का खनन कार्य क्या है। जैसे कि हमने देखा कि नदी के खनन कार्य के कारण यहाँ पर गंभीर खड्ड और वी आकार की घाटी की निर्मित होती है। तो यहाँ पर नदी का उद्गम समुद्र तल से अति ऊंचाई पर होता है। ये हम सभी को पता है कि नदी का उद्गम जो है यह समुद्र सतह से, समुद्र की जो सतह है उससे अधिक ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि नदी का उद्गम खाली स्थान से अति ऊंचाई पर होता है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है समुद्र सतह से अति ऊंचाई पर होता है, और जिसके कारण वहां पर नदी की गति जो है तेज से बहती है, और तेजी से बहने के कारण अतः उसकी क्षरण करने की शक्ति अधिक होती है। अर्थात आप देखते हो कि जब तेजी से पानी बहाते हो तो जो भी जमीन पे कचरा होता है वो सब बहा कर लेकर चले जाता है। तो उसी तरह से अगर पानी की गति में तीव्रता होती है तो वह अपने साथ पहाड़ के जो भी बालू, रेत, मिट्टी सब कुछ जो है अपने साथ तेज गति से बहा कर लेकर चला जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नदी की क्षरण करने की शक्ति क्यों अधिक होती है। तो उसका प्रमुख कारण है कि नदी का उद्गम समुद्र सतह से अधिक ऊंचाई पर होता है और वहां पर नदी तेज गति से बहती है, और जिसके कारण वहां पर क्षरण करने की शक्ति बढ़ जाती है। नदी के तेज प्रवाह के कारण तथा उसकी रेत, पत्थर, कंकड़ इसके कारण, उसी प्रकार से उसमें आकर मिलने वाले उप प्रवाहों के कारण, मतलब कई सारे और दूसरे पानी जो है वहां पर मिलने लगते हैं, तो उप प्रवाहों के कारण नदी की सतह और किनारों का, नदी की सतह अर्थात जो नदी का तल भाग है, निचला भाग है, उसे कहते हैं सतह। तो नदी की सतह का और उसके साथ साथ यहाँ पर उसके किनारे जो भाग होते हैं उनका भी खनन होता है, जिसके कारण यहाँ पर गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी और बड़े बड़े जल प्रपात जैसे भूस्वरूप हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नदी के खनन या अपक्षरण, खनन को ही हम अपक्षरण कहते हैं, तो नदी के खनन के कारण किस प्रकार की भू आकृति दिखाई देती है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि नदी के खनन के कारण हमें गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी और जल प्रपात जैसे भूस्वरूप दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नदी का खनन और उसके कार्य। अब हम देखेंगे कि नदी का वहन और निक्षेपण कार्य क्या है और हम किसे नदी का वहन कहते हैं। तो नदी जो है यह पर्वतीय प्रदेश में कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है, जहाँ पर ढलान कम होती है, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो ऐसे में नदी जो है वह कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है। पर्वत तलहटी ढलान में बदलाव के कारण इस स्थान पर नदी में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है, अर्थात नदी में जल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर त्रिभुजाकार प्रदेश
अर्थात जो त्रिभुजाकार क्षेत्र दिखाई देता है उसे कहते हैं डेल्टा का क्षेत्र। तो डेल्टा में होने वाले इस निक्षेपण से पंखाकृति मैदान तैयार होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यह जो है आपका पंखाकृति मैदान है जो कि नदी के वहन और निक्षेपण के कारण एकत्रित हुआ है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ऊंचाई से, पर्वतीय क्षेत्र से सारी नदियों का पानी यहाँ पर आकर बह रहा है और ये ढलान की ओर बह रहा है, यहाँ पे ढाल है और जिसके कारण वह जो है अपना जो भी बहा कर लाते हैं यहाँ पर उसे निक्षेपित कर देते हैं। तो मंद ढलानों के कारण नदी की गति मंद होती है। अब ढलान की गति जब मंद होती है तो यहाँ पर नदी की गति भी मंद होती है और नदी की वहन क्षमता कम होने से वह मंद गति से बहने लगती है। वहन क्षमता अर्थात उसके चलने की क्षमता, उसकी जो तीव्रता है यह मंद होती है, जिसके कारण वह मंद गति से बहती है और छोटी छोटी रुकावटों से भी मुड़ते हुए नदी का प्रवाह आगे जाता है। अब कई सारी रुकावटें बीच में आती हैं, उसे वह दूर करते हुए वह आगे जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पंखाकृति मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तर स्वरूप हम लिखेंगे कि पर्वत तलहटी ढलान में बदलाव के कारण नदी के पर्वतीय प्रदेश में नदी में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है और त्रिभुजाकार क्षेत्र अर्थात डेल्टा में होने वाले इस निक्षेपण से पंखाकृति मैदान तैयार होती है। तो इन छोटी छोटी रुकावटों को वह दूर करते हुए समुद्र के पास पहुंचने तक पाट अधिक चौड़ा होता है, अर्थात उसका जो भाग है, यह जो भाग है इसे कहा जाता है पाट। तो इसका ये जो भाग है वह अधिक चौड़ा होता जाता है और उसकी गति धीमी होती है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसमें पात्र में और किनारी प्रदेशों में संचित हो जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है उपजाऊ मिट्टी। तो जो उपजाऊ मिट्टी है वह एक जगह पर एकत्रित हो जाती है। नदी में स्थित जलोढ़ में संचयन के लिए नदी की लंबाई, जल की मात्रा, नदी के जलोढ़ की मात्रा और भूपटल एवं नदी ढलान आदि घटक आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नदी में जलोढ़ संचयन के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक होते हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि नदी में जलोढ़ संचयन के लिए नदी की लंबाई, जल की मात्रा, नदी के जलोढ़ की मात्रा और भूपटल एवं नदी के ढलान, ये सभी घटक आवश्यक होते हैं और इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का संचयन होता है। संचयन होने से नदी पात्र के आसपास बाढ़ तट, बाढ़ मैदान, त्रिभुज, डेल्टा प्रदेश आदि भूरूप तैयार होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जलोढ़ मिट्टी के संचयन से किस प्रकार के भूस्वरूप तैयार होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के संचयन से बाढ़ मैदान प्रदेश, जैसे कि आपका यह है, यह बाढ़ मैदान प्रदेश है, बाढ़ तट बाढ़ मैदान प्रदेश है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर त्रिभुज प्रदेश, जो कि ये डेल्टा प्रदेश, इसको आप देख रहे हो कि त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है, तो ये इसे डेल्टा प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर जो है बाढ़ तट और बाढ़ के मैदान डेल्टा प्रदेश की निर्मित होती है। तो इस तरह से हम सभी ने देखा कि नदी जो है यहाँ पर किस तरह से उसके वहन, क्षरण और अपक्षरण के कारण उसका क्या प्रभाव होता है। ध्यान में रखिए कि नदियों का पानी जो है, अभी जैसे नदी के सर्पाकार मोड़ के पास कोई झील होती है क्या, तो आपका क्या मानना है। तो ध्यान में रखिए कि नदी के सर्पाकार मोड़ के पास एक झील होती है,
बाढ़ के समय नदी का प्रवाह तेज होता है और ये नदी, जैसे ये सर्पाकार मोड़ है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर नदी का सर्पाकार मोड़ होता है, तो इसके आसपास एक झील होती है। बाढ़ के समय नदी का प्रवाह तेज होता है और नदी सर्पाकार मोड़ में से होकर बहने के बजाय सीधी दिशा में बहने लगती है और इसके कारण टूटे हुए सर्पाकार मोड़ के भाग द्वारा झीलों का निर्माण होता है और ऐसे झीलों को ही नालाकृति झील कहते हैं। ध्यान में रखिए, ये जो आपके सर्पाकार, सर्प के आकार का यह जो नदी दिखाई दे रही है, तो इसके आसपास झील की निर्मित होती है, क्योंकि जब पानी में प्रवाह तेज गति से होता है तो ये जो आसपास का क्षेत्र है तोड़कर सीधे बहने लगती है। सीधे बहने के कारण वहाँ पे नालाकृति झील का निर्माण करती हैं।